नमस्कार साथियों, आपका मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 11th की NCERT की बुक पॉलिटिकल थ्योरी के 3rd लेसन पर हैं, जिसका नाम है समानता। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में समानता के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जैसे समानता क्या है, समानता क्यों महत्वपूर्ण है, अवसर की समानता, प्राकृतिक और सामाजिक समानता में अंतर क्या है, जैसी चीज़ें पढ़ी है। उसके अलावा हमने समाजवाद और उदारवाद को भी जाना। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम नारीवाद के बारे में जानेंगे कि नारीवाद क्या है। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नारी और पुरुष के बीच में असमानताओं को कम करने पर बल देती है। उनका कहना है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ट्रीट करना चाहिए, उन्हें उन्हीं के समान यानी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इन चीज़ों का जो पक्ष लेते हैं वो नारीवादी कहलाते हैं। नारीवादी में सिर्फ स्त्रियां ही शामिल नहीं हैं, कुछ पुरुष भी हैं जो नारियों की इस स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। आइए हम जानते हैं कैसे। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच अनेक असमानताएं ना तो नैसर्गिक हैं, नैसर्गिक का मतलब होता है ना तो जन्मजात है या प्राकृतिक है, और ना ही आवश्यक है, मतलब ज़रूरी भी नहीं है। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है, और अगर हम इन असमानताओं को बदल दें यानी कि दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाए तो स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। नारीवादी के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। यानी नारीवादी क्या कहते हैं कि जो स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पितृसत्तावादी सोच। अब पितृसत्ता का क्या अर्थ होता है? तो पितृसत्ता से आशय एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है। देखो, सामाजिक इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको पता है समाज का सबसे छोटा जो इकाई कहा जाने वाला भाग है वो परिवार है। यानी सबसे छोटी इकाई समाज की क्या होगी? परिवार। आप देखते हैं परिवार में पुरुष जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि वह अपनी फैमिली से जुड़े हुए जो बड़े डिसीजन हैं वह खुद लेगा। ठीक है, तो यानी कि समाज किससे बना? परिवारों से मिलकर बना। तो सभी परिवारों में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया, तो यानी कि वो क्या हुआ? यानी कि उस समाज में पितृसत्ता विद्यमान है। आर्थिक का मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि जो घर के घरेलू कामकाज थे वो महिलाओं को दिए गए, और जो बाहरी डोमेन का काम था यानी कि पब्लिक प्लेस का काम था, वो सारे काम यानी कि बाहर से पैसा कमा कर लेकर आना, वस्तुएं लेकर आना, तो वो सारे काम पुरुष को सौंपे गए। तो यह सामाजिक संरचना का हिस्सा थी। तो यानी आर्थिक क्षेत्र भी ऐसा ही बनाया गया जिसमें पुरुष प्रधान रहा, सामाजिक क्षेत्र भी ऐसा बनाया गया जिसमें पुरुष प्रधान रहा। और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसे? संस्कृति कहाँ से आती है? जो हमारे त्योहार है, रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर है वो संस्कृति ही तो है। तो उस संस्कृति में हम नियम कानून क्या अपना रहे हैं? आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, व्रत हैं, या ऐसी कुरीतियां भी रही है जिसमें पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया गया, और पुरुष में या तो वो बेटे को बीच में रखते हैं यानी कि उनके केंद्र में या तो बेटा होता है या पति होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से सांस्कृतिक व्यवस्था भी ऐसी ही बनाई गई है जिसमें पुरुष को ज़्यादा महत्व मिला, जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न हैं, यानी दोनों की संरचना भिन्न है। यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है, और यानी क्योंकि जो ये भिन्नता है वह समाज में क्या करती है? उनकी असमान स्थिति को बताती है। नारीवादी इस नज़रिए पर सवालिया निशान लगाते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि नारीवादी किन दो अंतर की बात करते हैं
और कहाँ पर समानता की बात करते हैं। इसके लिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल जो मतलब कि डिफरेंस है। जैसे कि एक बॉय की अपीयरेंस लुक जो है एक लड़की के अपीयरेंस से अलग होता है ना, कि जैसे लड़की के लंबे बाल होंगे, है ना, लड़के के छोटे बाल ही रहेंगे, लड़का पैंट शर्ट पहन रहा है, लड़कियां कुछ और पहन रही है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो डिसाइड की गई हैं वो जैविक विभेद की वजह से डिसाइड की गई है, उनके अपीयरेंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और स्त्री पुरुष के बीच में जो सामाजिक भूमिका है, स्त्री पुरुष की सामाजिक भूमिका कैसे कि एक महिला के क्या क्या काम होंगे, महिलाओं के खेल क्या होंगे। आपने देखा होगा कि जब आप किसी गर्ल के लिए कलर को भी चूज़ करेंगे तो आप पहले से डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि लड़कियां हैं तो उनको पिंक कलर से मतलब कि वो एक सूचक या चिन्ह के रूप में अगर हम कलर को भी देखें तो वो भी किस तरीके से यहाँ पर विभेद का कारण बनता है ना। हो सकता है कि उस लड़की को ब्लू कलर ज़्यादा पसंद हो और हो सकता है कि लड़के को पिंक कलर ज़्यादा पसंद हो, लेकिन हम यहाँ पर जो पहले से ही, क्योंकि ये पहले से चली आ रही है एक परंपरा के तौर पर, तो हमने हर चीज़ को ये लड़के का है, ये लड़की का है। लड़की क्या खेल खेलेंगी, लड़कियां हमेशा गुड़िया का खेल या घर घर खेलना ही पसंद करती है। हम गिफ्ट देते हैं तो उनको इसी प्रकार के गिफ्ट देते हैं। जबकि एक बॉय है तो बॉय के लिए जब आप गिफ्ट लेकर जाते होंगे तो आप एरोप्लेन ले जाएंगे, है ना, डॉक्टर सेट ले जाएंगे, मतलब ऐसी चीज़ लेकर जाएंगे जिससे आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये बॉय है कि गर्ल है। और इसी तरीके से हमारी समाज में जो भूमिका है, बाहरी डोमेन में जाकर काम करना वो पुरुष का काम माना गया और घर के डोमेन में यानी कि डोमेस्टिक एरिया में काम करना वो महिला का काम माना गया। तो इनके बीच के अंतर करने का आग्रह करते हैं जैविक या लिंग भेद, यानी कि जो बायोलॉजिकल है वो, जैसे कि जिसे सेक्स का नाम दिया गया है, वो प्राकृतिक और जन्मजात होता है कि लड़का है या लड़की है। जबकि लैंगिकता ये समाज जनित है, क्योंकि समाज ने निर्धारित की है, यानी जेंडर क्या होता है, समाज जनित होता है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट सेम डिट्टो ऐसी ही आती है जैसी इसमें दी गई है कि जैविक या लिंग भेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है, यानी कि सेक्स तो प्राकृतिक और जन्मजात होता है और जेंडर समाज जनित होता है, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अगर इसकी जगह पर सेक्स की जगह पर दे दे कि जेंडर प्राकृतिक और जन्मजात होता है और सेक्स समाज जनित होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। उदाहरण के लिए यह जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भ धारण करके बालक को जन्म दे सकती है, यानी कि एक कैसा तथ्य है, जीव विज्ञान का एक, है ना, यानी बायोलॉजिकल है। नेचुरल रूप से हम देखते हैं पुरुष कभी बच्चे को जन्म दे सकता है, नहीं दे सकता, है ना। उसकी जो भूमिका है वो बच्चे की रक्षक के रूप में है ना, उसके पालक के रूप में है, लेकिन जन्मदाता के रूप में, मतलब जो बर्थ देने का काम है वो महिला ही करती है। उसके बाद लेकिन जीव विज्ञान में तथ्य में यह निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पालन करे, यानी कि पुरुष भी कर सकता है। फिर भी हम देखते हैं कि जो लालन पालन की भूमिका में हमेशा महिला ही सक्रिय रहती है, पुरुष इतने सक्रिय नहीं रहते। क्यों? क्योंकि दिन पर दिन में ज़्यादा वक्त महिलाएं घर में रहती हैं और पुरुष जो है बाहर के क्षेत्र के काम निपटाता है ना। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, क्योंकि लालन पालन में उनकी भूमिका ज़्यादा होती है। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि समाज में महिला और पुरुष की जो भूमिका है उसमें अंतर आ रहा है। महिलाएं घर से बाहर जाकर काम करने लगी है और पुरुष अब धीरे धीरे घर के कामों में यानी कि रुचि लेने लगा है या हाथ बटाने लगा है। तो हम ये जो एडजस्टमेंट और सहयोग की भावना देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं नारीवादियों के उठाए गए स्टेप या उठाई गई आवाज़ का ही एक प्रभाव है
ठीक है, जो हमें एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में देखने को मिलता है। नारीवादियों ने हमें सिखाया है कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति ने नहीं बल्कि समाज ने पैदा किया है। समाज ने अपनी सहूलियत के हिसाब से निर्णय लिए, कानून बनाए, नियम बनाए। अब यहाँ पर हम ना श्रम के विभाजन के बारे में बात करेंगे। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है। यानी कि महिलाएं कौन से काम करती हैं? निजी का मतलब क्या होता है? यानी कि जो प्राइवेट होता है, और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि घर के डोमेस्टिक वर्क के लिए। जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक यानी पब्लिक और बाहरी डोमेन में रहती है, बाहरी दुनिया में रहती है। नारीवादी इस विभेद पर भी सवाल खड़े करते हैं। क्या कहते हैं नारीवादी? उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय होती हैं। भाई बहुत सारी महिलाओं को किसी ना किसी वजह से जब वह देखती है कि पुरुष की जो कमाई है या कमाया हुआ धन है वो घर खर्च के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, तो वह घर से बाहर जाकर भी काम करती हैं और फिर घर में आकर भी काम करती है। आपने कई बार ये कोटेशन सुनी होगी, महिलाएं बाहर से काम करके घर के काम पर लौट रही हैं, यानी कि उन्हें घर पर भी आकर काम करना पड़ रहा है। तो वो दोहरा काम करती है। ये दोहरा बोझ किस पर पड़ा? महिला पर पड़ा। इसलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधों पर है। आपने देखा होगा कि जब महिला बाहर से काम करके थक कर घर पर आती हैं तो महिला को कभी भी एक गिलास पानी के लिए बहुत कम होता होगा कि कोई पूछ ले, अदरवाइज़ उसे ही कहा जाता है क्योंकि अब वह आई है तो वह सभी के लिए चाय बनाए या खाना बनाए, या ये भी हो सकता है कि वह खुद की ड्यूटी समझकर वो सारे काम करती है। जबकि पुरुष बाहर से काम करके आता है तो आते ही उसको हम क्या देते हैं? एक पानी का गिलास देते हैं कि यह बंदा बहुत थका हुआ होगा, इस बहुत काम करके आया होगा और स्ट्रेस में होगा, इसलिए हम घर की समस्याएं भी उसके सामने जल्दी से नहीं रखते। तो नारीवादी कहते हैं कि महिला जो है ये जो दोहरा काम कर रही है, जो दोहरा बोझ उठा रही है, हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है, फिर भी हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। नारीवाद का मानना है कि निजी या सार्वजनिक के बीच यह विभेद और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना भी चाहिए। ठीक है, तो हमने जाना कि नारीवादी कौन होते हैं और इनके क्या प्रश्न हैं या क्या ये समाज से चाहते हैं। अब हम एक और विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं, समाजवाद। समाजवादी विचारधारा हमने कल पढ़ी थी, लेकिन समाजवाद पर ये हम एक पर्टिकुलर किसी चिंतक के विचार पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी विचारक के विचार पढ़ रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान देंगे, जिनका नाम राम मनोहर लोहिया है। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। यानी जब भी कोई विचार नया उत्पन्न होता है तो उसके पीछे समाज में जनित ही कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। ठीक है, ये खासकर वे असमानताएं थीं जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई। यानी कि ये जो असमानताएं पैदा हुई ये किसकी वजह से थी? औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो समय काल है, हम ब्रिटिश समय की बात कर सकते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था। तो उसमें बाद तक ये समस्या बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। यानी कि जो समाजवाद है उसका मुख्य सरोकार क्या है वर्तमान समय में? एक तो ये है कि जो हमारे समाज में हम असमानताएं देख रहे हैं उसको हम कम से कम कर पाएँ। ठीक है, बेशक हम असमानता को, आपको पता है, ख़त्म नहीं कर सकते पूरी तरह से, लेकिन हम उनको कम तो कर ही सकते हैं। दूसरा है जो भी संसाधन है उसका न्यायपूर्ण बंटवारा हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति न्यूनतम से पीछे नहीं रहना चाहिए।
हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन मतलब जो भी सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, यानी सरकार प्लानिंग करती है कि किस क्षेत्र में किस सेवा की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ के लोगों को हमें किस तरीके से हेल्प करनी है। और नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं, यानी कि जितने भी आधारभूत क्षेत्र हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ताकि उन संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो सके या जो आवश्यक सेवाएं हैं वो सभी को उपलब्ध हो सके। भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने, आप ये ध्यान रखेंगे, ये DSSB एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और HTET के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की। कितनी तरह की असमानता की बात हो रही है? 5 तरह की, जिसके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। पहला है स्त्री पुरुष असमानता। ये वही असमानता है जो हम अभी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, और उसके अलावा स्त्री और पुरुष के काम में भी भेद किया जाता है। वही काम पुरुष करेगा तो उसको ज़्यादा वेतन दिया जाता है, और वही काम अगर स्त्री करेगी तो उसको कम वेतन दिया जाता है, जो कि न्यायिक नहीं है। चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, कि कोई गोरा है तो उसको ज़्यादा महत्व देना और किसी का रंग जो है काला है या सांवला है तो उसको कम महत्व देना, तो ये कहीं की भी समझदारी नहीं होगी। जातिगत असमानता, यानी कि कुछ जातियों को श्रेष्ठ समझना और कुछ को निम्नतर समझना। कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन, जैसे कि हमने देखा ब्रिटिशर्स ने कुछ उपनिवेश बनाए हुए थे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों को। ऐसे ही आप स्पेन, पुर्तगाल वगैरह के बारे में भी आपने सुना होगा। तो उन्होंने कहा ये भी एक तरह की असमानता है, तो इसको भी हमें ख़त्म करना होगा। और निसंदेह आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता का मतलब हम बार बार पढ़कर आ रहे हैं, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है। एक व्यक्ति के पास जो है 90% संसाधन है और 90% लोगों के पास जो है वो 10% संसाधन है, ठीक है, या 1% संसाधन है। तो ये जो अन्यायपूर्ण बंटवारा है इसको कम किया जाए, इस खाई को पाटने की कोशिश की जाए। यह आज स्वयं प्रमाणित धारणा लग सकती है, लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आमतौर पर यही तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है। यहाँ पर वर्गीय असमानता का यूज़ हुआ है, ये शब्द मार्क्स ने यूज़ किया है, वर्ग संघर्ष, ठीक है। वर्ग संघर्ष में हमेशा शोषक और शोषित की बात की जाती है, यानी एक तरफ तो एक्सप्लॉयटेशन करने वाला है, यानी एक्सप्लॉयटेशन करने वाला है, यानी शोषण करने वाला है, और दूसरी तरफ एक्सप्लॉयट होने वाला है, यानी जिसका शोषण किया जा रहा है। तो इस वर्ग संघर्ष को ख़त्म करने की बात की जाती है कि उनके बीच में समानता जैसी स्थिति आ सके, जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य है, और बिना संघर्ष के वो वर्ग संघर्ष खत्म नहीं होता कभी भी। दूसरी असमानताएं गौण हैं, यानी जो बाकी की असमानता है उसको तो हम बाद में भी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन पहले जो ये वर्ग संघर्ष है हमें इसको ख़त्म करना होगा कि एक व्यक्ति के पास तो सारे संसाधन हैं और दूसरा व्यक्ति जो है उन संसाधनों के लिए संघर्ष किए जा रहा है। या आर्थिक असमानता का खात्मा होते ही वे स्वतः खत्म हो जाएंगी। लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उन सब के खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ने होंगे। यानी कि उनका कहना था कि ये अलग अलग समस्याएं जो है ना, इनमें हमें सभी को एक साथ संघर्ष करना होगा, सभी के लिए। ऐसे नहीं कि पहले मैं एक समस्या को ख़त्म करूँ, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, नहीं। अगर हम ऐसे करने लगे तो हम पहली समस्या को ही ख़त्म नहीं कर पाएंगे, है ना। एक समस्या पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। अगर हम सभी समस्याओं पर धीरे धीरे सोचने लगेंगे तो हमें सभी समस्याओं के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। उन्होंने एकागी क्रांति की बात नहीं कही। एकागी क्रांति का मतलब होता है एकदम से क्रांति करना या एक साथ क्रांति करना। देखो, जब कोई बदलाव आता है ना, तो बदलाव हमेशा समय मांगता है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। एकदम से जब भी हम चीज़ें बदलने लगेंगे तो क्रांति होगी और वह किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। उनके लिए उक्त 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ था 5 क्रांतियाँ।
उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांतियों को शामिल किया। ये आपको ध्यान देना है, कौन सी 2 और क्रांतियाँ थी। व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, यानी कि व्यक्तिगत जो जीवन है, यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल का जीवन है, उस पर किसी भी प्रकार से अन्यायपूर्ण अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होता है तो इसके खिलाफ हमें नागरिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और अगर नागरिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो हमें उसके लिए क्रांति करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा था अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति, यानी कि अहिंसा हर व्यक्ति चाहता है, अहिंसा के साथ रहना, किसी को भी हिंसा पसंद नहीं होती। तो सत्याग्रह के पक्ष में क्या किया जाए, शस्त्रों को त्याग कर देना चाहिए। तो एक इसके लिए क्रांति। तो अब ये टोटल कितनी हो गई, 5 ऊपर बात की गई है और 2 ये हो गई, यानी कि ये सप्त क्रांतियाँ थी जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श है। तो सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया, अगर पेपर में पूछा जाए तो वो राम मनोहर लोहिया ने दिया है, जो एक समाजवादी थी। ठीक है, तो आज हमने 2 मेन कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।